Hello students, myself Falguni Salvi, your social science teacher, and in today's class we continue our last chapter, chapter number 3 in your history textbook, The Making of Global World. So open your book and continue with me. So this is our last topic, topic number 2, the 19th century 1815 to 1914. और इसके अंदर हमने 2 पैराग्राफ्स पढ़ लिए थे, अब हम 3rd पैराग्राफ पढ़ेंगे। 3 फ्लोज के बारे में हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन दैट टाइम मीन्स 19th सेंचुरी। फर्स्ट है फ्लो ऑफ ट्रेड, सेकेंड फ्लो ऑफ लेबर, थर्ड मूवमेंट ऑफ कैपिटल। ऑल 3 flows were closely interwoven and affected people's life more deeply now than ever before। इसमें दे रखा है जो तीनों फ्लो है, चाहे लेबर का फ्लो हो, कैपिटल का हो या फिर ट्रेड का फ्लो हो, ये तीनों फ्लो जो हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये तीनों मिल करके किसी भी जनजीवन के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहे थे। मतलब किसी भी आम व्यक्ति के जीवन पर इन तीनों फ्लोज का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा था। द इंटरकनेक्शंस कुड समटाइम्स बी ब्रोकन, इन तीनों के बीच में कभी कभी इंटरकनेक्शन जो है वो टूट भी जाता था। कैसे? फॉर एग्जाम्पल लेबर माइग्रेशन वॉज ऑफन मोर रेस्ट्रिक्टेड देन गुड्स और कैपिटल फ्लो। धन का आयात निर्यात हो, चीज़ों का हो, तो उस पर इतने रोक नहीं लगते जितने ज़्यादा लेबर माइग्रेशन पे लगते हैं। लेबर माइग्रेशन मतलब मजदूरों का इधर से उधर जाना या प्रवास करना। Yet it helps us understand the 19th century world economy better if we look at the 3 flows together। अगर इन तीनों फ्लोज को हम एक साथ देखेंगे तो 19th सेंचुरी के बारे में, उस समय के ट्रेड के बारे में हम और भी अच्छे समझ पाएंगे। नया टॉपिक है अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। अ वर्ल्ड इकोनॉमी मतलब पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से आकार ले रही है, इसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। A good place to start is changing pattern of food production and consumption in industrial Europe। Industrial Europe मतलब वो यूरोप जहाँ पर औद्योगिक क्रांति हो रही है या उद्योग बढ़ रहे हैं, वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर फूड प्रोडक्शन मतलब खाने का जो उत्पादन है, भोजन उत्पादन का काम और उससे उपभोग करने का काम या फिर कंज्यूम करने का जो काम है वो सबसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि उस समय यूरोप में इंडस्ट्रीज थी। ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत रूप से जो देश होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं फूड में। सेल्फ सफिशिएंट का क्या मतलब है कि वो खुद की आपूर्ति खुद ही करते हैं। जैसे भारत में जितना अनाज चाहिए वो भारत ने उगा लिया, पाकिस्तान में जितना चाहिए उतना उन्होंने उगा लिया, ऐसे। बट इन 19th सेंचुरी, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंदर ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड मींट लोअर लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ब्रिटेन की जो सेल्फ सफिशिएंट थी मतलब फूड के अंदर, उससे उन लोगों ने ये सोचा कि अगर हम सेल्फ सफिशिएंट रहेंगे या फिर हमारे देश में ही भोजन बनेगा, इसका मतलब ये है कि किसी देश का स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा नहीं है, या फिर वहाँ पर समाज के बीच में आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। वाई वाज दिस सो? ऐसा सोचने का क्या कारण है? क्योंकि ब्रिटेन ने एक सोच बना ली कि जो देश अपना खाना खुद बनाता है उसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी हैज़ इंक्रीज द डिमांड ऑफ द फूड ग्रेन इन ब्रिटेन। ब्रिटेन के अंदर क्या हुआ कि 18th सेंचुरी मतलब 18वीं शताब्दी के बाद जनसंख्या में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में वृद्धि हुई और इससे भोजन की मांग भी ज़्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा भोजन बनाना पड़ेगा। एज अर्बन सेंटर एक्सपांडेड, इंडस्ट्री ग्रू, द डिमांड फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वेंट अप। इसमें दे रखा है जैसे जैसे शहरीकरण हुआ, लोग शहरों में आकर के बसने लगे, उद्योग बढ़ने लगे, इंडस्ट्रीज ग्रू होने लगी, बढ़ने लगी, तो एग्रीकल्चर से जो चीज़ें मिलती है वो भी बढ़ने लगी, उनकी डिमांड बढ़ने लगी। पुशिंग अप फूड ग्रेन प्राइस, इससे अनाज कम हो गया और अनाज जब कोई चीज़ कम हो जाती है तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फूड ग्रेन की मतलब खाने के अनाज की भी प्राइस बढ़ने लगी। Under pressure from London groups, the government also restricted the import of corn। Under pressure मतलब जैसे ही सरकार पे दबाव पड़ने लगा, from London groups मतलब उन लोगों से जिनकी ज़मीनें थी, the government also restricted the import of corn। तो लोगों मतलब जो गवर्नमेंट है वो सरकार जो है उसने इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न मतलब अपने देश में जो चीज़ें मंगाई जाती है उसको बोलते हैं इम्पोर्ट करना या आयात करना। तो कॉर्न का फिर मक्का का जो आयात था उसको रुकवा दिया गया। कहाँ पर? ब्रिटेन के अंदर। The laws allowing the government to do this were commonly known as the corn laws। ऐसा कानून निकाला गया जिसमें मक्का होता है या फिर जिसे मक्की हम कहते हैं कॉर्न, उसको उसका इंपोर्ट होने पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए और इस कानून को या फिर इस लॉ को कॉर्न लॉ कहा गया।
Unhappy with high food prices, industrialists and the urban dwellers forced the abolition of the corn law. Unhappy with high food prices, क्योंकि उस समय अनाज की मांग बहुत ज़्यादा थी और उसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा थी, तो उद्योगपति या वो लोग जो शहरों में रह रहे थे उन लोगों ने एबोलिशन करा किसका, कॉर्न, कि हमको चीज़ें बाहर से मंगाई जाने दी जाए. After the corn law were scrapped, food could be imported into the Britain more cheaply than it could be produced within the country. इसमें दे रखा है जैसे ही कॉर्न लो ख़त्म हुआ उसके बाद खाना जो है उसका इंपोर्ट ब्रिटेन के अंदर बहुत ही सस्ते दामों पर होने लगा. मतलब दूसरे देशों से जो भोजन आता है वो बहुत सस्ते दामों पे आने लगा बाजार के अंदर, जितना कि शहर के अंदर बनता है. ब्रिटिश एग्रीकल्चर वॉज अनेबल टू कम्पीट विद इम्पोर्ट. और ब्रिटेन में इतना ज़्यादा भोजन नहीं बन पा रहा था, जितना अनाज नहीं उगा पा रहे थे किसान, जितना कि बाहर से मंगाया जा रहा था. वास्ट एरियाज ऑफ द लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड. बहुत सारा ऐसा एरिया था जिसमें लोगों ने अनाज उगाना ही बंद कर दिया क्योंकि सारा अनाज बाहर से आ रहा है. एंड थाउजेंड ऑफ द मैन एंड द वुमेन वर थ्रोन आउट ऑफ द वर्क. और बहुत सारे लोगों से उनका काम छीन लिया गया क्योंकि उनका काम ही किसानी करना था और वही उनसे छीन लिया गया. दे फ्लॉक्ड टू द सिटीज़ और माइग्रेट ओवर सीज. तो ऐसी कंडीशन में जो किसान हैं उन्होंने किसानी करना या खेती करना, कृषि का कार्य करना बंद कर दिया और अब वो लोग भी मजदूर के रूप में काम करने के लिए दूसरे देशों में चले गए. तो ऐसी स्थिति हुई थी 19वीं सेंचुरी के अंदर. इसीलिए ब्रिटेन सोचता है कि जो देश अपना भोजन खुद बनाता है वो देश जो है उसके पास शायद पैसा नहीं होगा या फिर उसकी कंडीशन ख़राब होगी, क्योंकि पहले ब्रिटेन की भी हुई थी.